क्लास 12 के अकाउंटेंसी को हम पढ़ने वाले हैं। उसमें जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसको पढ़ने वाले। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपलसरी नहीं है। समझ में आ गया? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे। क्या कोई माइनर पर्सन, कोई माइनर व्यक्ति, क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हो सकता है? नमस्ते बच्चों, तो आज की इस वीडियो में अब हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सॉरी ये थोड़ा सा साइड चला गया। चलो देखो, क्लास 12 के अकाउंटेंसी को हम पढ़ने वाले हैं और उसमें भी जो मैंने सबसे पहला चैप्टर आपके पार्टनरशिप बुक का, पार्टनरशिप जो बुक है आपका, जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, पार्टनरशिप वाला, उसमें जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसको पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक रूल्स। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप के बेसिक रूल्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और ये आपका सेशन 2025 और 26 के लिए होगा, यानी कि लेटेस्ट जो अभी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, होगा 2026 में, उसको ध्यान में रख करके पूरी स्लाइड बनाई गई है। पूरा वीडियो उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा। आगे समझ में, पूरा वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। थ्योरी इसमें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी। थ्योरी करेंगे, फिर उस थ्योरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देता है। क्या लिखा मैंने? जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, जो डेफिनेशन है वो कौन देता है? सही बताओ, कौन देता है? वो कौन देता है? वो देता है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में है। यहां तक आ गया समझ में? अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब देखो डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। मतलब समझो कि रिलेशन बिटवीन पर्संस, यहां पे ध्यान से समझो, पर्संस की बात हो रही है। आप अगर पर्सन लिख करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आया? पर्संस लिखना यानी एक से ज्यादा। पार्टनरशिप एक से ज्यादा लोग जब करते हैं तभी होता है, तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, तभी तो होंगे पर्संस। तो रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस जिन्होंने एग्री किया है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, जो बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। सब लोग मिलकर के भी वो बिजनेस कर सकते हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक बंदा सबके बिहाफ पे भी कर सकता है। समझ में आ गया? इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एक्टिंग और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? अब इसका मतलब समझते हैं। ये जो है ना, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझना यहां पे कि मैं नेक्स्ट यहां पे समझना, ए बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं। ये तीन पार्टनर्स हैं, इन्होंने एक कंपनी बनाई है ये, ठीक है, ABC लिमिटेड करके कोई कंपनी बनाई है। और ये क्या बनाती है भाई? ये समझ लो, मेकअप का सामान बनाती है टिकटॉकर्स के लिए। ठीक है, तो ये कॉस्मेटिक्स का सामान बनाती है। ठीक है भाई, अच्छा बढ़िया। अब ए जो है वो जा रहा होगा भाई, अपने घर जा रहा होगा, ए पार्टनर ए अपने घर जा रहा होगा। यहां पे उसको दिख गए काइली जेनर जो कि इनका पहले से कॉस्मेटिक का ब्रांड है काइली। ठीक है, काइली कॉस्मेटिक्स करके। इन्होंने सोचा कि भाई इनके साथ बिजनेस डील करते हैं। तो ए ने भी क्या कर लिया? एग्रीमेंट बना लिया, एग्रीमेंट इनके साथ साइन कर दिया, या डील डन कर दी।
डील क्या हो चुका है भाई, अब डील हो चुका है डन काइली जेनर के साथ, काइली जेनर के साथ डील डन हो गई। अब क्या ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा या नहीं? तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा ना, हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक बंदा भी बाकियों के बिहाफ पे कर सकता है काम। समझ में आ गया? तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड माना जाएगा। उस एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब यही था। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बोला है नंबर्स ऑफ पार्टनर। नंबर्स ऑफ पार्टनर्स में कितने पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं और मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर आपने कई बुक्स में देखे होंगे 50, सीधा लिखा हुआ आ जाता है 50। लेकिन ये 50 आया कैसे, मैं आज ये बताऊंगा। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो है आपका एज पर सेक्शन 464, सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है अप टू 100 पार्टनर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो मैक्सिमम 100 पार्टनर तक का प्रिस्क्रिप्शन दे, मतलब बता सकती है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर होंगे। और अभी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है, अभी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, है ना? लेकिन मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी एक क्या लगा दिया, एक लिमिटेशन लगा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 से ज्यादा नहीं बता सकती। समझ में आ गया? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद 100 से ऊपर नहीं बता सकती। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने बता रखे हैं, 50 पार्टनर। इसीलिए अभी के टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक यही बताया हुआ। यहां तक आ गया समझ में? बहुत इजी लगा, मजे आ जाएंगे भाई। अभी आगे देखो, ठीक है। हाँ चलो पार्टनरशिप डीड आई, ठीक है। पार्टनरशिप डीड से समझने से पहले कुछ चीजें सीखते हैं। ए और बी, ए और बी ये दो पार्टनर्स है, ठीक है। दोनों ने सोचा कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन्होंने कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करी, ए बी लिमिटेड नाम ले लेता हूं भाई, इन्हीं के नाम से नाम ले लेता हूं। अब आगे देखो, अब ए, जब ए और बी ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया होगा, पार्टनरशिप में जब आए होंगे तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन रखी होगी ना, टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होंगी कुछ ना, या फिर हम मैं बोल सकता हूं कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट हुआ होगा इनके बीच में, कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट हुआ होगा। जब दो लोग भाई मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एग्रीमेंट किया होगा। या तो ये बोला होगा कि भाई 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो आधा तू रखियो आधा मैं, यानी बराबर बराबर शेयर कर लेंगे। या तो ये बोला होगा कि 3:2 का रेशियो रखा होगा कि भाई अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो मैक्सिमम मैं लेके जाऊंगा तो थोड़ा कम लेके जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट हुआ होगा। अब उसी के अकॉर्डिंग तो ये जो एग्रीमेंट है इनके बीच में कुछ ना कुछ बातें चली होंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ डील हुई होगी। या तो वो ओरल एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है, या तो वो ओरल एग्रीमेंट हुआ होगा, या तो वो रिटर्न फॉर्म में हुआ होगा, रिटर्न एग्रीमेंट रहा होगा। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? मैंने क्या बोला भाई, मैंने बस इतना बोला कि ये दोनों आए पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, इन्होंने कुछ ना कुछ डील किया और डील करने के बाद इन्होंने कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बनाया। अब वो एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, बस ऐसे ही मुंह से बातें कर दी कि भाई हाँ ठीक है हम दोनों ने बिजनेस किया, जो भी होगा आपस में बांट लेंगे आधा आधा, तो ये हो गया ओरल। लेकिन अगर यही इन लोगों ने पेपर में लिख लिया, लिखित में ले ले, इन्होंने क्या कर लिया, स्टैंप पेपर के साथ स्टैंप पेपर अटैच करके इन्होंने सब कुछ साइन वाइन प्रॉपर सारी चीजें ड्राफ्ट करी, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन्होंने एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न फॉर्म में बना लिया। और रिटर्न फॉर्म में जो एग्रीमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है भाई
कि मान लो इन दोनों ने ओरल एग्रीमेंट बनाया, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा? तो हाँ भाई बिल्कुल, ओरल एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। तो ये भी वैलिड एग्रीमेंट है और रिटर्न तो वैलिड है ही। समझ में आ गया? दोनों ही वैलिड रहेंगे। यहां तक आ गया समझ में? अब देखते हैं आगे। एक और चीज मान लेते हैं भाई कि ए और बी जो है उन्होंने ओरल एग्रीमेंट भी नहीं बनाया, ठीक है, ये भी नहीं बनाया। दूसरा रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं बनाया, रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं बनाया दोनों ने। बिना विदाउट एग्रीमेंट ये लोग काम कर रहे हैं, विदाउट एग्रीमेंट, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के, कुछ भी बातें नहीं करी, साथ में मिले, बस ये बात चली कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते और करने लग गए, ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ। तो जब कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा लेकर के जाएगा, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट का हिस्सा लेकर के जाएगा? नहीं पता चलेगा ना। तो इस केस में जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना होता, जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना होता है, तब अपने आप ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस होते हैं, जो भी प्रोविजंस होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? अप्लाई हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ना तो वो ओरल एग्रीमेंट है ना ही वो रिटर्न एग्रीमेंट है, तब क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो भी बातें लिखी हुई है वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एनी एग्रीमेंट। समझ में आ गया? अब आगे पढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टनरशिप डीड होता क्या? भाई पार्टनरशिप डीड होता कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि कौन सा पार्टनर क्या क्या लेगा, कोई पार्टनर सैलरी लेगा या नहीं लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना या नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है या नहीं लेना है, सारी बातें लिखी होती हैं। तो उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप करने के जितने भी क्या नाम है कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सारी के सारे कहाँ लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। यहां तक आ गया समझ में? इजी था ना? ठीक है, अब समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है थ्योरेटिकल समझ लेते हैं भाई, वैसे तो मैंने समझा ही दिया। तो पॉइंट ए पढ़ लेते हैं। पॉइंट ए क्या बोला है? इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपलसरी नहीं है। क्यों? अगर कोई एग्रीमेंट नहीं भी है, मान लो ओरल भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, ओरल भी नहीं है और रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है, दोनों ही एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, ना तो ओरल है ना तो रिटर्न है, तब भी क्या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस रन हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ। जब इन दोनों में से कोई एग्रीमेंट नहीं भी है ना, तब भी पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो सकता है? रन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट हो, नहीं भी होगा कोई एग्रीमेंट तब भी पार्टनरशिप चलेगा। समझ में आ गया? लेकिन कौन सा प्रोविजन लग जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस उसमें अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां भी वही बोला है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड बट नॉट कंपल इट इज इंपॉर्टेंट, सॉरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपलसरी नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, सिंस देयर कैन बी एन ओरल एग्रीमेंट एज वेल, क्योंकि क्या हो, एक ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है वहां पे। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न ही हो, ठीक है, ओरल भी हो सकता है और ओरल नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। समझ में आ गया? तो यही बोला यहाँ पे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपलसरी नहीं है। आ गया समझ में? ठीक है, अब यहां पे बोला है द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर बातें लिखी हुई है वो ऑल्टर्ड हो सकती है। ऑल्टर्ड मतलब एडिट हो सकती है। सपोज अभी पार्टनरशिप 2024 में पार्टनरशिप फॉर्म हमने बनाया, मैंने उस टाइम पे मजे मजे में बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई, बराबर काम बराबर प्रॉफिट्स बांट लेंगे। लेकिन मैंने एक साल के अंदर ये देखा कि भाई सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने बोला भाई ये जो इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को, ये नहीं चलेगा, मेरे को ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं ही काम कर रहा हूँ, तो बैठा रहता है। समझ में आया? तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं उसको ऑल्टर करवाने की कोशिश करूंगा। वो जो पार्टनरशिप डीड हमने बनाया था एग्रीमेंट में, उसको क्या करूंगा? थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो जब मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा तो उसे क्या बोलते हैं? मैं ऑल्टरेशन करूंगा उसमें।
ठीक है, तो क्या ऑल्टरेशन पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो सब राजी हो जाए, वो सब राजी है, तो फिर क्या होगा? ऑल्टर हो सकता है। समझ में आ गया? तो वही बोला है, द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड। जो क्लॉजेस है पार्टनरशिप डीड के, वो ऑल्टर हो सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जब सारे पार्टनर का कंसेंट हो जाएगा, राजीनामा आ जाएगा सारे पार्टनर्स का, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसको ऑल्टर कर सकते हैं इजीली। आ गया समझ में? ठीक है। अब बोला है द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द स्टैम्प एक्ट। जो पार्टनरशिप डीड है ना, वो प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली ड्राफ्टेड होना चाहिए, और किसके प्रोविजंस को फॉलो करके? स्टैम्प एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके। ठीक है, स्टैम्प एक्ट के प्रोविजंस में जो भी लिखा हुआ है उसको फॉलो करके हमें पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करना होता है। और एक बार जब वो ड्राफ्ट हो जाता है तो फिर हमें उसको रजिस्टर करवाना होता है। कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाकर। समझ में आ गया? ठीक है, इतना आ गया समझ में? एक बार और बताऊं, ठीक है भाई, कि पार्टनरशिप डीड होना इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपलसरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि रिटर्न फॉर्म में ही हो, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, और ना ही रिटर्न है और ना ही ओरल है तब भी काम चल जाएगा। बस क्या रूल लग जाएगा? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है वो रूल लग जाएगा। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद क्या बोला है कि जो भी क्लॉजेस है पार्टनरशिप डीड के अंदर, वो क्या हो सकते हैं? वो ऑल्टर हो सकते हैं, एडिट हो सकते हैं, बस क्या? सारे पार्टनर के कंसेंट चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो बनता कैसे पार्टनरशिप डीड? तो अगर आपको पार्टनरशिप डीड बनाना है तो फिर आपको स्टैम्प एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके बनाना है। फिर उसको रजिस्टर करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना है। खत्म? मजा आया? अब आगे चलो। अब माइनर एज अ पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है, क्या कोई माइनर पर्सन, कोई माइनर व्यक्ति, क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हो सकता है? तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कैसे होगा ये बताता हूं। देखो, अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। एक माइनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट हो सकता है ओनली व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। सिर्फ तभी एडमिट हो सकता है जब सारे पार्टनर्स क्या हो जाए? उसके लिए सहमति दे दे, एग्री हो जाए। अगर 1000 पार्टनर है, मान लो 50 पार्ट, मैक्सिमम 50 है, 50 पार्टनर है जिसमें से 49 एग्री है, लेकिन एक बंदा है जो एग्री नहीं कर रहा माइनर को लेकर के आने के लिए, तब तो क्या होगा? माइनर आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर ने मना कर दिया। सारे पार्टनर जब तक राजी नहीं होंगे तब तक कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। ठीक है, कुछ भी हो, माइनर हो, मेजर हो, कुछ भी हो, सब के सब तभी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर नया पार्टनर तभी आ सकता है जब सारे पार्टनर क्या हो? उसके लिए एग्री हो। अगर एक ने भी मना कर दिया तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई भी नया पार्टनर नहीं आ पाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बोला है, अब हमें इतना पता चल गया कि भाई जो माइनर है वो पार्टनरशिप में आ सकता है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में आएगा तो उसकी कुछ कंडीशंस है। जैसे ही वो एडमिट हो गया तो ही या शी कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। मतलब क्या बोला है कि अगर कोई माइनर को तुम लेकर के आए अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट लेगा फर्म का, यानी प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो माइनर लॉस नहीं झेलेगा, आप सबको झेलना पड़ेगा। समझ में आया? माइनर लॉस नहीं झेलता, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए आता है। तो यहाँ पे बोला भी है, ही शी कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म दैट इज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ओनली। यानी वो सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेगा। समझ में आ गया? माइनर पार्टनर विल नॉट शेयर द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। माइनर पार्टनर बिजनेस के लॉस को शेयर नहीं करेगा। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही ये वो आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स लेगा वो। तो फिर तो भाई मजे हैं इसके। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? तो लाइबिलिटी जो है पार्टनरशिप की वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड। पढ़ लेते हैं। दिस मीन्स दैट लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन इज, यहाँ पे इज होगा, इज अनलिमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है।
Therefore private assets of the partners can be used to pay off the debt of the partnership firm। इसका मतलब अब देखो क्या बोला, जो भी पार्टनर होते हैं उन सबकी जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब फर्म के ऊपर जो भी कर्जा है वो अगर चुकाने के लिए अगर पैसे कम पड़ गए तो फिर जो पार्टनर है उनके पर्सनल असेट भी क्या कर देंगे, बेच दिया जाएगा। समझ में आ गया, उनके पर्सनल, उनके घर को बेच दिया जाएगा, उनके जो भी बीवी है, ठीक है, वाइफ है, उनके मंगलसूत्र भी बेच देंगे। भाई बहुत खतरनाक चीज होती है, याद रखना, ठीक है। तो यही है, उनके पर्सनल असेट्स जो भी है उन सबको बेच दिया जाएगा। उनके घर के अंदर जो भी टीवी, फ्रिज, कूलर सब बेच दिया जाएगा उस डेट को पे करने के लिए। इसीलिए पार्टनरशिप के अंदर हम बोलते हैं क्या है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आगे समझ में, अब आगे देखते हैं भाई। अब उसके बाद बोला है बी पार्ट। जब यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो एक नया कॉन्सेप्ट 2008 में आया, क्या आया कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लेकर के आए। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है क्या है भाई कि पार्टनरशिप तो है ये, लेकिन लाइबिलिटी इसके अंदर क्या है, लिमिटेड है। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। चलो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 151 रुपए के लिए, ठीक है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, एक्स, वाई और जेड ये तीनों पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली तीनों बंदे प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन मार्च 31 2022 आर इतना। 31 मार्च का बैलेंस है ये कैपिटल बैलेंस, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा होगा, ठीक है भाई। तो 80,000 तो एक्स का क्लोजिंग कैपिटल, वाई का क्लोजिंग कैपिटल 60,000 और जेड का क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। देयर पर्सनल असेट्स आर वर्थ एज फॉलो। उनके जो पर्सनल असेट है वो इस तरीके से है, एक्स का पर्सनल असेट 20,000 है, वाई का पर्सनल असेट 15,000 है और जेड का पर्सनल असेट 10,000 रुपए का है। अब बोला है देयर एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, उनका जो मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी भाई, देयर एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी होगी बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 80,000 रुपए इसका क्लोजिंग कैपिटल, 80,000 रुपए उसका क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ठीक है। 80,000 रुपए उसका क्लोजिंग कैपिटल और प्लस 20,000 रुपए उसका पर्सनल एसेट। तो टोटल क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसकी टोटल जो लाइबिलिटी है वो 1 लाख तक जाएगी। एक्स की जो टोटल लाइबिलिटी है वो 1 लाख तक जाएगी, ठीक है। और वाई की जो टोटल लाइबिलिटी है उसका क्लोजिंग कैपिटल है 60,000 और उसके जो पर्सनल एसेट है वो 15,000, यानी कि 60,000 प्लस 15,000 यानी कि 75,000 रुपीज टोटल उसका क्या हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। वहां तक उसकी लाइबिलिटी चली जा सकती है। और जेड का क्या है, 40,000 रुपए उसका क्या है क्लोजिंग कैपिटल और 10,000 रुपए उसका क्या है एसेट। तो दोनों को जोड़ दो तो उतनी उसकी लाइबिलिटी हो सकती है भाई, तो उसके टोटल लाइबिलिटी 50,000 रुपए। समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान से समझना, इजी है। मैंने आपको एक चीज बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताया था, क्या बताया था कि भाई ना तो अगर मान लो ओरल एग्रीमेंट है ना ही रिटर्न है ना तो ओरल एग्रीमेंट है ना तो रिटर्न एग्रीमेंट है। तो इस केस में हमने बोला था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से प्रोविजंस है ये देख लेते हैं। उन प्रोविजंस के अंदर क्या क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पे बोला है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, जब कोई एग्रीमेंट ना हो between the partners, when there is no agreement between the partners, that is in the absence of partnership deed or if the partnership deed is silent or there is no oral agreement, then the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall apply। मतलब क्या बोला है कि अगर ना तो रिटर्न में है ना तो ओरल है तो फिर उस केस पे क्या होगा, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे अपने आप ही। आ गया समझ में, ठीक है भाई। अब देखो, अब वो प्रोविजंस क्या क्या बोलते हैं ध्यान से समझना। क्या बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शेयरिंग और प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, जब कुछ भी नहीं बोला हुआ बराबर बांट दो, तो इक्वली टू बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर्स।
पार्टनर्स के बीच में वो क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, खत्म। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जब उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देना पड़ेगा? नहीं, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, मैं पार्टनर, मैंने फर्म को लोन दे दिया, तो मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, याद रखना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तब भी मुझे 6% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। बस शर्त क्या है कि पार्टनर ने दिया होगा लोन तभी। तो पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब ट्विस्ट, अगर फर्म ने मुझे लोन दिया होता तो फर्म को मैं कुछ भी नहीं पे करता इंटरेस्ट, मेरे मजे थे। समझ में आया? पार्टनर के मजे हैं। पार्टनर ने अगर उधार दे दिया तो 6% का ब्याज लेगा, और अगर फर्म ने पार्टनर को दिया तो फर्म को कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? ठीक है। अब बोला रेम्यूनरेशन यानी सैलरी टू पार्टनर, क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है? तो नक्को नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। यहाँ पे बोला है नॉट अलाउड, किसी पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी भी नए पार्टनर का अगर एडमिशन होना है तो क्या होगा? तो भाई सभी लोगों की सहमति से ही होगा, सब जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो यहाँ बोला कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड, यानी सारे पार्टनर का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ तक आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये रहा, पिंकू एंड पिंकू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, क्या बोला है? पिंकू एंड पिंकू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड बट हैव ओरली एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। एक ध्यान समझना, ध्यान समझना, पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन ओरल एग्रीमेंट है, यानी ओरल एग्रीमेंट को वैलिड मान लिया जाएगा। तो क्या इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ये प्रोविजंस लगेंगे? क्या ये प्रोविजन अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओरल एग्रीमेंट तो है ना, ओरल एग्रीमेंट है तो नहीं लगेगा भाई। ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट के अंदर जो भी बातें होंगी वो यूज होगा। अब क्या है, पहला ओरल एग्रीमेंट क्या बोला है? सैलरी टू बी पेड टू पिंकी, पिंकी को 5,000 रुपीज पर एनम का सैलरी मिलेगा पर मंथ। ठीक है, 5,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी किसको मिलेगी? पिंकी को, पिंकी को 5,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलेगी। दूसरी बात क्या बोली है कि जो पिंकू है, ये पिंकी कर लो यार, पिंकी है ये, ठीक है, जो पिंकू है उसको कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा पिंकू को। तीसरा क्या बोला? पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री, कोई नया पार्टनर तब तक नहीं आ सकता जब तक दोनों पार्टनर एग्री ना करे। तो ये 3 कंडीशंस उन्होंने अपने ओरल एग्रीमेंट में किया, उसको वैलिड मान लिया जाएगा। अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर दो, खत्म कहानी। देखो भाई, हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व, ये डिस्प्यूट हुए, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ी चल रही है भाई, पिंकी और पिंकू के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब देखो पिंकू क्या बोल रहा है, पिंकू डिमांड्स कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या ये उसको मिलेगा? जी हाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना पिंकू को 10% मिलेगा कमीशन, कमीशन 10% मिलेगा नेट प्रॉफिट का। ये कहाँ लिखा हुआ था? ये उनके ओरल एग्रीमेंट में था। अब जब ओरल एग्रीमेंट में था तो फिर उसको वैलिड मानेगा, तो इसका मतलब ये उसको मिल जाएगा। तो ये मैंने राइट का निशान डाल दिया भाई, ठीक है। पिंकू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कहीं भी कही गई है कि पिंकू को मिलेगा? नहीं कही गई। तो जब नहीं कही गई वो बात तो मिलेगा ही नहीं भाई, ठीक है, मिलेगा ही नहीं। अब बोल रही है पिंकी वांट्स हिज ब्रदर वेंकी टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, पिंकी चाहती है कि उसका भाई जो वेंकी है उसको भी एडमिट कर ले पार्टनरशिप के अंदर, और वो भी 20% शेयर के लिए। तेज बन रही है पिंकी, लेकिन पिंकू ने डिसएग्री कर दिया, पिंकू ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं ला रहा तेरे भाई को। तो क्या उसका भाई आ पाएगा? वेंकी नहीं आ पाएगा, पिंकी बेचारी ले जाएगी अपने भाई को वापस। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये काम की बात है भाई, ठीक है, स्टार बना दिया, काम की बात है ये। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म or from the use of the property or business connection of the firm
और द फर्म्स नेम, ही शी शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। मतलब ध्यान से समझना क्या बोला है, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर से या पार्टनरशिप बिजनेस के कोई कनेक्शन से, ठीक है, या पार्टनरशिप बिजनेस के किसी असेट से कोई भी रेवेन्यू, कोई भी प्रॉफिट जनरेट किया है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका माना जाएगा, वो पार्टनरशिप फर्म का माना जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने अपने पार्टनरशिप बिजनेस का पैसा यूज करके कहीं पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और मुझे 10,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया मान लो, तो वो 300 रुपए मेरा अपना नहीं है, वो पार्टनरशिप मेरे फर्म का है। ये बोला हुआ है, ध्यान से समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद बोला है, एंड इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर as in competing with that of the firm, he she shall account for and pay to the firm all profits made by him her in that business। क्या बोला है, ध्यान से समझना, बहुत इजी। बोला है कि अगर मैं पार्टनर हूं, ठीक है, मान लो मैं पार्टनर हूं, मैंने ज्यादा दिमाग चला लिया, मेरे टायर बनाने की, मान लो ये मेरा पार्टनरशिप बिजनेस था, ये टायर बनाता था, मैंने भी क्या किया सेम नेचर का, यहाँ पे मैं 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप में था, उनके साथ रह के काम सीख लिया, उनका नॉलेज ले लिया मैंने, और मैंने अपनी अलग से चुपके से एक कंपनी खोल ली, अपना एक पार्टनरशिप फर्म खोल लिया या अपना एक बिजनेस खोल लिया, ठीक है, अपना एक बिजनेस खोल लिया और उस बिजनेस मैं भी क्या करने लग गया, टायर बनाने लग गया चुपके चुपके। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर पार्टनर हूं, जब मैं इस बिजनेस के अंदर पार्टनर हूं और सेम नेचर का बिजनेस मैं बाहर भी कर रहा हूं, तो इस बिजनेस से, ये जो मैं चुपके चुपके बिजनेस कर रहा हूं, इस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा सब मुझे इसके अंदर लाना पड़ेगा, सब मुझे इसके अंदर लाना पड़ेगा। यही बोला है, बात खत्म। अब आगे देखो, इसी के बेस पे क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है आपका, इसको कर लो फिर खत्म, ठीक है। क्या बोला है, द फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग ए बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज हुए हैं भाई, गिव योर डिसीजन रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। अपने डिसीजन बताने हमें, आराम से बता देंगे। देखो आपको एक होमवर्क दूंगा, जाते जाते कमेंट में लिख देना जाते जाते, ठीक है। ए यूज्ड 1 लाख रुपए बिलोंगिंग टू द फर्म एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 इन स्पेकुलेशन। बी एंड सी वांट दैट ए शुड रिटर्न रुपीज 1,75,000 टू द फर्म, जबकि ए वांट्स टू रिटर्न 1 लाख रुपए ओनली। ए क्या किया, ए ने फर्म का 1 लाख रुपए लिया चुपके से और उसको सट्टे में लगा दिया, जैसे रफ्तार लगाता है, ठीक है, रैपर। तो रफ्तार की तरह उसने भी क्या किया, सट्टे में पैसे लगा दिए ए ने। अब ए ने क्या किया, सट्टे में जैसे पैसे लगाए, अब 75,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 75,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया। अब बी और सी कह रहे हैं कि भाई वो 1 लाख प्लस वो 75,000, टोटल 1,75,000 रुपीज वापिस कर दे। लेकिन ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि भाई सिर्फ मैं 1 लाख रुपए वापस करूंगा, प्रॉफिट तो मैंने खुद का बनाया ना, तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए वापस करूंगा। तो बताओ कौन सही है इसमें, ए सही है या बी सही है, बी और सी सही है? तो बी और सी सही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर फर्म की कोई भी चीज यूज करके अगर किसी पार्टनर ने प्रॉफिट बना लिया, तो वो सारा का सारा पैसा, वो प्रॉफिट किसका माना जाएगा, वो फर्म का ही माना जाएगा, यानी कि पूरा 1,75,000 रुपए वापस करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? पूरा 1,75,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। अब उसके बाद बी केस बी क्या बोला है, ए यूज 50,000 रुपीज। ये ए में बहुत चुल है भाई, चोर है ये लग रहा है। तो ए जो है ना 50,000 रुपए लिया फर्म का और उससे 20,000 रुपए का लॉस कर दिया सट्टेबाजी में। इस बार उसका लॉस हुआ है, 50,000 रुपए निकाले और 20,000 का इस बार क्या कर लिया उसने, लॉस कर लिया। ही वॉन्ट्स टू रिटर्न ओनली 30,000। अब वो क्या चाह रहा है, अब वो चाह रहा है कि सिर्फ 30,000 रुपए वापस करो। उसने ए ने बोला कि भाई मेरे से तुमने प्रॉफिट तो ले लिया था, अब लॉस भी तो लो। तो क्या होगा इसमें ये बताओ, क्या ए पूरा 50,000 रुपए वापस करेगा या सिर्फ 30,000 रुपए वापस करेगा? तो आंसर है कि ए को पूरा 50,000 रुपए वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस वो उसका अपना माना जाएगा, लेकिन प्रॉफिट होता तो वो फर्म का माना जाता। समझ में आ गया? तो ए पूरा 50,000 रुपए वापस करेगा। अब ये जो सी है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको होमवर्क भी क्या है अभी कर लेना, कमेंट में लिख करके बता देना, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, हमने मैक्सिमम थ्योरी आज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इसके जो भी बेसिक कैलकुलेशन है वो करना सीखेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके इसका आंसर बता देना, और वीडियो को शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ। मैं पूरा कोर्स डाल दूंगा यूट्यूब पे, तुम्हें फायदा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा इसका लिंक बना करके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और उसमें लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, शुरू से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू।